हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर वृत्त अर्थात सर्कल का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, तब इसको कंटिन्यू करिएगा, तभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है वृत्त का व्यापक समीकरण। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये जानेंगे वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, उसके बाद उसको हम प्रूफ करेंगे कि इसी को हम वृत्त का व्यापक समीकरण क्यों कहते हैं, और उस वृत्त के व्यापक समीकरण को सीखने और समझने के बाद उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि सर्कल का नेचर कैसा होता है, कोई दिए गए वृत्त का समीकरण कब वो वृत्त को प्रदर्शित करता है, कब वो किसी बिंदु को प्रदर्शित करता है और कब वो किसी काल्पनिक वृत्त को प्रदर्शित करता है, ये हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, हम इसी लेक्चर में ये भी जानेंगे कि अगर हमें कोई वृत्त का समीकरण दिया गया है, उसके रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट को ये कंपेयर करना है कि वो पॉइंट, वो बिंदु उस वृत्त के अंदर है, बाहर है या वृत्त की परिधि पर है, ये हमें चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो ये सारे टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, मीन्स कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सारे के सारे टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में जो कवर होने वाले हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ध्यान से सारे टॉपिक को समझिएगा और जहाँ जो चीज़ें नोट करने वाली होंगी उनको नोट करते चलिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं वृत्त का व्यापक समीकरण। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा डियर स्टूडेंट्स वृत्त का व्यापक समीकरण। ध्यान से बातों को समझते चलिएगा और नोट करते चलिएगा, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम इंग्लिश से बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानेंगे वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें कि 2017 में यूपीबीटी मतलब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से वृत्त का व्यापक समीकरण पूछा गया था और कभी कभी उसको वेरीफाई करने के लिए भी आ जाता है। तो सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो आपको वृत्त का मानक समीकरण पढ़ाया गया था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। याद होगा आप सभी लोगों को, हमने बताया था कि यदि किसी वृत्त के केंद्र h कामा के और उसकी त्रिज्या a हो तो उस वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आप सभी लोगों को पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh आएगा, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस में 2ky आएगा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। ध्यान से चीज़ों को समझते चलिएगा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाले को माइनस 2xh माइनस 2ky और जितने भी कांस्टेंट हैं उनको एक साथ लिख दो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, अब होता क्या है कि ये इतना जो आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दिख रहा है, यह एक कांस्टेंट क्वांटिटी दिख रही है। कौन सी क्वांटिटी दिख रही है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी दिख रही है, इसलिए इसको हम पूरे को सी से डिनोट कर लेते हैं। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो ये दिख रहा है माइनस 2h, जो माइनस में दिख रहा है, इसकी जगह पे माइनस 2h की जगह पे 2g ले लिया जाता है और ये जो माइनस 2k लिखा है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 2f ले लिया जाता है। तो देखिए ऐसा करने पर हमारा इक्वेशन बन क्या जाता है? इक्वेशन बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जहाँ माइनस 2h है वहाँ 2g हो जाएगा, तो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2gx प्लस यहाँ हो जाएगा 2fy और इस पूरे को c मान लेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 0। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसी को हम वृत्त का व्यापक समीकरण कहते हैं। यही डियर स्टूडेंट जो सामने लिखा है, यही जो है, यही क्या वृत्त का व्यापक समीकरण है, या कह सकते हैं यही वृत्त का व्यापक समीकरण कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अभी आगे इस पे एनालिसिस करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसका और ज़्यादा व्यापक रूप अगर आप लिखना चाहें, इसका और ज़्यादा व्यापक रूप अगर आप लिखना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स इसका और ज़्यादा व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2gax प्लस 2fay प्लस 2ca इक्वल टू 0 होता है। मतलब कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा, या डियर स्टूडेंट्स आपको कहीं कहीं ध्यान से समझिएगा, कहीं कहीं इसको और रूप में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ज़रा देखो कैसे, कहीं कहीं आप इसको ऐसे भी देखेंगे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब ये दोनों एक साथ कर लेंगे तो लिख दे 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इन तीन रूपों में आपको ये इक्वेशन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन नॉर्मली जो हम लोग डियर स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आपसे कोई पूछता है कि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के क्या बताएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और ज़्यादा व्यापक में एक्स स्क्वायर और पूरे इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दिया गया। मतलब यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन इस कांस्टेंट की खासियत ये होगी कि जो यहाँ होता है वही यहाँ भी होता है। तो क्या होता है, इस पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड करके इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए नॉर्मली जब कोई पूछेगा या कहीं लिखना होगा आपको, तो वृत्त का व्यापक समीकरण आप यही वाला ही लिखेंगे जो यहाँ पर लिखा गया है। इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी कि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने क्या किया, आपसे कहा कि भैया ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये किसके समीकरण को दिखाता है, वृत्त के समीकरण को दिखाता है, और ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। अब माइंड में एक डाउट आता है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो समीकरण है इसमें हमने काफ़ी बदलाव किया क्या कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे को सी से डिनोट कर दिया, माइनस 2h को 2g से, माइनस 2k को 2f से। तो इतना ज़्यादा हमने बदलाव किया है, तो क्या सही में जो इक्वेशन हमारे सामने लिखा गया है ये वृत्त के समीकरण को ही प्रदर्शित करता है कि नहीं करता है? कभी कभी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है क्या कि प्रूफ करिए कि जो समीकरण आपके सामने दिया गया है ये वृत्त के समीकरण को ही रिप्रेजेंट करता है, वृत्त को ही प्रदर्शित करता है। तो अभी हम लोग प्रूफ करने चल रहे हैं कि ये जो समीकरण हमारे सामने दिया गया है, जो हमने अभी फाइंड किया है, ये वृत्त के समीकरण को ही रिप्रेजेंट करता है। कैसे हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि वृत्त के समीकरण को दिखाता है? करेंगे क्या, इस समीकरण को सिंप्लीफाई करके वृत्त के मानक समीकरण के रूप में लेकर के आएंगे, और जब ये इस फॉर्म का हो जाएगा तो हम ये कह देंगे कि ये जो है वृत्त के समीकरण को ही रिप्रेजेंट करता है। आइए ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx है ना प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है। करना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसमें क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर ऐड कर देंगे और इस 2gx को इसके साथ लिख लेंगे, प्लस वाई स्क्वायर लिखिए और इसी में एफ स्क्वायर ऐड कर लीजिए और 2fy इसके साथ लिख के प्लस सी इक्वल टू इधर भी जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ऐड कर दीजिए। ज़रा ध्यान दीजिए हमने क्या किया है, इस इक्वेशन के दोनों साइड में जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स क्या करा है, ऐड करा है। आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसा करने से इस इक्वेशन की वैल्यू पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, ज़रा ध्यान से सुनिए। ये डियर स्टूडेंट जो है ये x प्लस जी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसको अगर आप देखेंगे तो y प्लस एफ का होल स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा। c को उधर भेज दीजिए तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी यहाँ पर बचेगा। मेरा काम क्या है, मैं चाहता क्या हूँ
मैं ये चाहता हूँ कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। अब ध्यान से समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस में y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, यह जो इक्वेशन था वो आपका इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आप क्या कहेंगे यहाँ पर, जो कि ध्यान दो, जो कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के रूप का है। ठीक है, ठीक है। अतः समीकरण, वृत्त के समीकरण को प्रदर्शित करता है। ये प्रूफ हो जाएगा, प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हमें जो प्रूफ करता था कि ये जो है वृत्त के समीकरण को प्रदर्शित करता है, वो प्रूफ हो गया। अब एक काम करिए, अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको तुलना कर देंगे। x माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से वो जो समीकरण है उसकी डियर स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, h की जगह पे डियर स्टूडेंट्स आपको माइनस जी लिखा हुआ मिलेगा और k की जगह पे आपको माइनस, ठीक है, माइनस एफ लिखा हुआ मिलेगा और a की जगह पे डियर स्टूडेंट्स आपको अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लिखा हुआ मिलेगा। यही मेन लॉजिक है जो यहाँ पर हम सभी लोगों ने फाइंड किया है। ध्यान से एक बार फिर से हमारी बातों को सुनिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताना शुरू किया कि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है। प्रीवियस क्लास में हमने ये बताया था कि वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम एक रिजल्ट लेकर के आए जो कि था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। हमने आपसे कहा कि इसको हम वृत्त का व्यापक समीकरण कहते हैं और इसको इस रूप में या इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन कोई पूछेगा कहीं लिखना होगा तो हम इसी को लिखेंगे। आगे बढ़े, हमने कहा कि हमारे माइंड में डाउट आ गया कि पता नहीं ये वृत्त को ही प्रदर्शित करता है या वृत्त को प्रदर्शित नहीं करता है, तो हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास किया तो ये रिजल्ट हमें मिला। अब इसको जब हमने वृत्त के मानक समीकरण से कंपेयर किया तो एच की वैल्यू ये मिल रही है और के की वैल्यू ये मिल रही है और ए की वैल्यू ये मिल रही है। इतनी बातें सबको समझ में आई। अब आगे की तरफ जरा बढ़िए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं इरेज करने चल रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, ध्यान से समझें। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और अभी उसका यूज़ करके मैं प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व कराऊंगा। आपने देखा कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx है ना प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो हमारा वृत्त का व्यापक समीकरण है, जब हमने कंपेयर किया तो इसके लिए h की वैल्यू माइनस जी मिली है और k की वैल्यू माइनस एफ मिली है और जो a है डियर स्टूडेंट्स वो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मिली है। तो अगर हम केंद्र लिखना चाहें जिसको सेंटर कहते हैं तो केंद्र का फार्मूला क्या होता है, h कामा के, तो h कामा के का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस जी कामा माइनस एफ हो जाएगा। और अगर डियर स्टूडेंट्स हम त्रिज्या लिखना चाहें जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं तो a की जगह पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने निकल करके आया है, जो इसका कंक्लूजन है जो आपको नोट डाउन करना है और इसके बिहाफ पर कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या समझना है, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि वृत्त का समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जिसका केंद्र माइनस जी कामा माइनस एफ होता है और उसकी त्रिज्या अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से फाइंड करी जाती है। बात समझ में आ गई। कुल मिला के अब आपको एक लाइन में ये लिख लेना है, अगर आपसे कहेगा कि भैया वृत्त का व्यापक समीकरण क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 लिखेंगे। आपसे कहेगा कि भैया इसका केंद्र क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा, तो आप बताएंगे क्या, माइनस जी कामा माइनस एफ होगा। आपसे कोई कहेगा कि भाई इसकी त्रिज्या क्या होगी जरा बताओ, तो
तो आप बताओगे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस क्या होगी, सी होगी। बातें समझ में आ चुकी होंगी आप सभी लोगों को। ये वृत्त का व्यापक समीकरण है और इस वृत्त के व्यापक समीकरण की सहायता से वृत्त का केंद्र और त्रिज्या भी निकाली जा सकती है। जैसे वृत्त के मानक समीकरण का प्रयोग करके हम सभी लोग उसका केंद्र और त्रिज्या फाइंड करते थे, उसी तरीके से वृत्त के व्यापक समीकरण का प्रयोग करते हुए भी हम वृत्त का केंद्र और उसकी त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो इसी कंसेप्ट के बिहाफ पर हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बताऊंगा। डियर स्टूडेंट, सारे कंसेप्ट पहले पढ़ा दूंगा, हर कंसेप्ट का एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद सार्थक पब्लिकेशन की जो एक्सरसाइज है ना उसके एक एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को सॉल्व कराऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपके यहाँ किसी और राइटर की बुक चलती है ना तो उस राइटर की बुक के भी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। बस हमारे साथ ध्यान से बने रहिए और चीज़ों को समझते चलिए। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं कोई समस्या होगी ही नहीं। और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो लेक्चर को तो खटाक से लाइक कर दीजिए। बड़ी ही मेहनत से आप सभी लोगों के लिए लेक्चर में प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह सकते हैं या एग्जाम्पल कह सकते हैं। क्या है डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल, देखिए ध्यान से। कह रहा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 का केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, का केंद्र एवं त्रिज्या, ठीक है, ये हमारे पास ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा। हमारे पास एक वृत्त का समीकरण दे दिया गया है। इस वृत्त के समीकरण की सहायता से हमें इस वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है और इसकी क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन करिए, ध्यान से समझें सभी लोग। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये समीकरण दिया है। देखेंगे ये वृत्त का समीकरण है। वृत्त के समीकरण की पहचान क्या होती है, थोड़ा एक लाइन आपको समझा दें फिर आगे बढ़ें। डियर स्टूडेंट, जो वृत्त होता है, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, वो ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो वृत्त के केस में a और b जो दोनों बराबर होते हैं और h की वैल्यू डियर स्टूडेंट 0 होती है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप खाली हमारी ये बात ध्यान रख लीजिए। क्या बात ध्यान रख लीजिए कि जब हमें कोई वृत्त का समीकरण दिया गया होगा, उसकी पहचान आपको करनी होगी कोई वृत्त का समीकरण है कि नहीं। तो उसमें आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों होगा, साथ ही साथ दोनों का जो गुणांक मतलब कोफिशिएंट होगा वो सेम होगा और एक्स वाई वाला पद कहीं नहीं दिखेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वृत्त का व्यापक समीकरण या वृत्त का समीकरण है। इसकी तुलना, ठीक है, इसकी तुलना जो है किससे करेंगे आप, व्यापक समीकरण से। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ध्यान देना सभी लोग, क्या करेंगे, तुलना करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे कि 2g की जगह पे 4 लिखा है तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स 2f की जगह पे कितना लिखा है, -4 लिखा है तो f की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स -2 आ जाएगी। अब इसके बाद c की जगह पे आप देखेंगे तो -1 लिखा हुआ है तो आपको क्या क्या मिल गया, g मिल गया, f मिल गया और क्या मिल गया, c मिल गया। g, f और c मिल गया तो आराम से आप इसका केंद्र लिख सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि वृत्त का केंद्र कैसे लिखेंगे आप, -g -f ये लिखेंगे। तो g की वैल्यू 2 है तो -2, f की वैल्यू -2 है तो कितना हो जाएगी, ध्यान दें कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, +2 हो जाएगा। तो ये इसका केंद्र हो जाएगा। अगर आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या क्या होगा, √g² प्लस f² माइनस में c। तो √g² का मतलब समझ रहे हैं, इसका 2 का स्क्वायर करिए 4 आएगा प्लस f का स्क्वायर मतलब फिर 4 आएगा और माइनस में c, ठीक है, माइनस में c। तो c कितना, -1 तो +1 हो जाएगा। कुल मिला के √9 आएगा जिसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर डियर स्टूडेंट्स यहाँ मिलेगा वो क्या मिलेगा, जिस वृत्त का समीकरण दिया गया था
उसका केंद्र आपने फाइंड किया है -2, और उसकी आपने जो त्रिज्या फाइंड करी है वो कितनी फाइंड करी है, 3 फाइंड करी है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और आप सभी लोग इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको वृत्त का व्यापक समीकरण पता होगा तो। नोट करिए, फिर इसी में थोड़ा सा बदलाव करके क्वेश्चन और पूछा जाता है, उस पर हम बात करते हैं, फिर आगे की चर्चाओं को हम डिस्कस करते हैं। अभी 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर में और डिस्कस करने हैं डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए बने रहिएगा ध्यान से, सारी चीज़ों को समझ करके ही हटिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा आज का। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, वृत्त हमारे पास लिखा है 2x² + 2y² + 5x - 6y, ठीक है, +3 = 0। ये वृत्त दिया गया है, इसका भी हमें केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 दोनों जगह है ना, तो पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए ध्यान से सॉल्यूशन कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स हम सभी लोग, इसका जब सॉल्यूशन करने लगेंगे हम, तो सबसे पहले लिखेंगे ना 2x² + 2y² प्लस में 5x माइनस में 6y +3 = 0। सबसे पहले 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा x² + y² + 5/2x माइनस में 3y और प्लस में डियर स्टूडेंट्स 3/2 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप देख पाएंगे तो ये उस रूप में हो गया जिस रूप में आपका वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। अब इसकी तुलना किससे कर देंगे बताइए, x² + y² + 2gx है ना, +2fy + c = 0 से क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, इसकी तुलना कर देंगे, मतलब इसको कंपेयर कर देंगे। तो 2g की जगह पे देखो कितना लिखा हुआ है, 5/2 लिखा हुआ है। दिस इम्प्लाइज दैट g = 5/4 आ जाएगा, ठीक है, g की वैल्यू आ गई। और 2f की जगह पे डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे तो -3 लिखा हुआ है, इम्प्लाइज दैट f = -3/2 आ जाएगा। तो g और f आ गया। c की वैल्यू आप देखोगे तो 3/2 साफ साफ आपको दिख जाएगी। अब इजली आप इस वृत्त का केंद्र फाइंड करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे फाइंड करेंगे, -g, -f से, तो g की वैल्यू ये आई है तो -5/4, f जो आया है वो 3/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद त्रिज्या डियर स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, √g² + f² - c, सारी वैल्यू पता है। आप जैसे ही वैल्यू डियर स्टूडेंट्स पुट करेंगे तुरंत आप सभी लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, उसका केंद्र क्या होता है, उसकी त्रिज्या क्या होती है, और उसके बिहाफ पर किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको नोट करिए डियर स्टूडेंट्स, फिर हम आगे के टॉपिक पर बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पर हो रहा है। अगर अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, और प्लीज़ फालतू की चैटिंग नहीं करके केवल पढ़ाई पर कंसंट्रेट करेंगे। आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर केवल पढ़ाई होती है, फालतू की चीज़ें हम नहीं करते। केवल आपको जितना भी मटेरियल मिलेगा वो सब का सब एकदम ठोस मटेरियल होगा, और जो भी आधे घंटे की 40 मिनट की क्लास होगी उस क्लास में केवल पढ़ाई होगी, उसमें किसी प्रकार की बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, केवल पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है। अगला टॉपिक डियर स्टूडेंट जो हमारा है वो है वृत्त का नेचर, ठीक है, वृत्त की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ सर्कल, या आप कह सकते हैं वृत्त होने की शर्तें। ध्यान से, नॉर्मली मैं लिख देता हूँ नेचर ऑफ सर्कल, ठीक है, नेचर ऑफ सर्कल, शार्ट में लिख दे रहे हैं वृत्त की प्रकृति, ठीक है, वृत्त की प्रकृति करके मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूँ। और आपकी बुक में लिखा गया होगा कि जो है समीकरण के वृत्त होने की शर्तें। यहाँ मैं आपको समझाने क्या वाला हूँ, ज़रा ध्यान से आप सभी लोग समझिए। देखिए, आपको पता है सिंस वृत्त का व्यापक समीकरण, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, वृत्त का व्यापक समीकरण, ध्यान देना, आपको पता है कि वृत्त का व्यापक समीकरण जो है वो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होता है। ये आप सभी लोग जान चुके हैं। साथ ही साथ आप ये भी जान चुके हैं कि इस वृत्त का जो केंद्र होगा, ठीक है, वो क्या होगा, -g, -f होगा। और ये भी जान चुके हैं कि इसकी त्रिज्या अर्थात जो रेडियस होगी
वो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगी। इतनी बात समझ में आ रही है। अब जरा सुनो, यहाँ पर 3 कंडीशन देखने के लिए मिलती है। पहली कंडीशन होती है, यदि ध्यान देना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मतलब जो रूट के अंदर संख्या ये है, अगर वो ग्रेटर देन 0 माने धनात्मक आए, इसकी बात हो रही है। ये कैसा है डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आए मतलब धनात्मक आए। तो इस सिचुएशन में जो वृत्त बनेगा उसको कहेंगे वास्तविक वृत्त। कौन सा वृत्त होगा, वास्तविक वृत्त होगा, ठीक है। अर्थात उस सिचुएशन में सही सही में एक वृत्त बनेगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन देखिए ध्यान से, सेकेंड कंडीशन देखें। अगर ध्यान दो, यदि डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया, तो बताओ रूट के अंदर 0 मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। इसका मतलब जिस वृत्त की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, 0 हो गई। और किसी वृत्त की अगर त्रिज्या 0 हो गई तो वह बिंदु हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि तब वो जो समीकरण होगा वो किसको दिखाएगा डियर स्टूडेंट्स, एक बिंदु को अर्थात एक पॉइंट को जो है वो क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर वृत्त का समीकरण दे दिया जाता है और कहता है कि सिद्ध करिए कि यह वृत्त का समीकरण एक बिंदु को, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, उसकी सहायता से उस वृत्त की त्रिज्या को फाइंड करेंगे। अगर उसकी त्रिज्या 0 आ जाएगी तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो वृत्त का समीकरण जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, एक बिंदु को, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बातें। चलिए अगली कंडीशन देखिएगा, थर्ड कंडीशन। यहाँ पर है डियर स्टूडेंट्स, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0 हो जाए। लेस देन 0 का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ निगेटिव हो जाए, मतलब ऋणात्मक हो जाए। तो रूट के अंदर कैसा नंबर आ जाएगा, निगेटिव नंबर। और आपको हम बता दें कि अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आता है इसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, इसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो इस सिचुएशन में ध्यान रखेंगे कि जो वृत्त बनेगा डियर स्टूडेंट्स वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा, या आप कह सकते हैं किसी वास्तविक वृत्त के लिए हम वहाँ पर बात नहीं कर पाएंगे, कोई रियल सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, वृत्त के समीकरण की से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि वहाँ वृत्त वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा, या जो वृत्त का समीकरण है वो किसी बिंदु को प्रदर्शित करेगा। ये 3 कंडीशंस हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए और डियर स्टूडेंट्स इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत आगे पड़ने वाली है जब हम सभी लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके सामने हुआ है, आई होप इसको आप समझ लिए होंगे, इसको नोट करिए। अगला टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट्स वो है किसी बिंदु की स्थिति। किसी बिंदु की स्थिति कैसे हम जानेंगे कि कोई बिंदु किसी वृत्त के सापेक्ष कहाँ स्थित है, कोई बिंदु किसी वृत्त के सापेक्ष कहाँ पर स्थित है, ये हम सभी लोग कैसे जानेंगे। ध्यान से हमारी बात को समझिए। वृत्त के सापेक्ष, ध्यान दो, वृत्त के सापेक्ष, ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, वृत्त के सापेक्ष बिंदु, एक पॉइंट ले लेते हैं, बिंदु x1, y1 की स्थिति, पोजीशन ऑफ पॉइंट Px1, y1 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। लिख लेते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट x1, y1 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, समझ में आएंगी चीज़ें आप सभी लोगों को। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। देखो होता क्या है, जब हम सभी लोग कोई सर्कल ड्रा कर, जैसे ये हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया, तो ये जो सर्कल होता है ये इस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। अंदर वाले को इंटीरियर बोलते हैं, बाहर वाले को एक्सटीरियर बोलते हैं, और जो पॉइंट इस पर होगा उसको ऑन द सर्कल कहा जाता है। तो जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है x1, y1 और हमारे लिए एक सर्कल का इक्वेशन दिया है।
और हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा पॉइंट है उस दिए गए सर्कल के अंदर है या बाहर है या सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है, तो हम कैसे जानेंगे, ये हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट। देखिए हमारे पास जो सर्कल है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान दें, ये हमारे पास वृत्त का समीकरण दिया गया है और हमारे पास डियर स्टूडेंट जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट है x1 कामा y1। हम ये जानना चाहते हैं कि ये पॉइंट x1 कामा y1 इस सर्कल के अंदर है, बाहर है या सर्कल पर है। तो इसके डियर स्टूडेंट्स दो मेथड हैं। पहला मेथड समझिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल है इसका सेंटर पता कर लेंगे। सेंटर पता कर लेंगे कैसे, -g कामा -f, और इसकी रेडियस पता कर लेंगे। कैसे पता कर लेंगे, √g² प्लस f² माइनस c से। ये सेंटर होगा -g कामा -f और ये पॉइंट होगा। इस सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ध्यान से हमारी बात सुनिए, पहला मेथड बता रहा हूँ। इस पॉइंट से इस सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस पता करेंगे। अगर ये डिस्टेंस जो है रेडियस से कम हो गई, ध्यान सुनिए, सर्कल के सेंटर और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर सर्कल की रेडियस से कम हो गई, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ है, इंटीरियर द सर्कल है, अर्थात सर्कल के अंदर है। और अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सर्कल की रेडियस के इक्वल हो गया, इसका मतलब वो पॉइंट सर्कल के कहाँ है, सरकमफ्रेंस पे है, अर्थात सर्कल की वृत्त की परिधि पर है या वृत्त पर है, नॉर्मली हम कह सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र और इस बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या से ज़्यादा हो गई तो हम ये जान पाएंगे कि वह बिंदु वृत्त के क्या है, बाहर है। ये पहला तरीका है जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा तरीका आप लोग समझ लीजिए। दूसरा तरीका होता क्या है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें 3 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन बनती है इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कराते हैं, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ x1, जहाँ y है वहाँ y1 हम रखेंगे। जब रखेंगे तो हमें मिलेगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c ये मिलेगा। अगर डियर स्टूडेंट्स यह जो वैल्यू आएगी ये लेस देन 0 आएगी तो बिंदु जो होगा वृत्त के अंदर होगा। बिंदु कहाँ होगा, वृत्त के कहाँ होगा, अंदर होगा, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आ गई, ठीक ना। दूसरी कंडीशन, ठीक है, आप इसकी वैल्यू निकालें x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। अगर ये 0 आ गई तो वृत्त पर होगा या कह सकते हैं वृत्त की परिधि पर होगा। बिंदु कहाँ होगा, वृत्त की परिधि पर होगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c फाइंड किया और ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो बिंदु जो होगा वो वृत्त के कहाँ होगा डियर स्टूडेंट्स, बाहर होगा। ये कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एक तरीका तो वो है जो हम वृत्त का केंद्र और त्रिज्या निकाल के पता कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये डायरेक्ट है। मैं इस तरीके से आपको समझा देता हूँ, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा देता हूँ और लेक्चर को समाप्त करता हूँ। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, सपोज करो एक वृत्त का समीकरण दिया गया, ये मान 4x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक पॉइंट है 1,2, हमें ये चेक करना है कि ये पॉइंट 1,2 जो होगा वो वृत्त की परिधि पर होगा, वृत्त के अंदर होगा या बाहर होगा। तो इसको लाके यहाँ पर आप पुट करिए, रखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4, x की वैल्यू 1 होगा प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 होगी प्लस में 1। सॉल्व करिए, ये 1 और ये 4, 4 और 1 5, माइनस में कितना 4 और प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना 4, प्लस में कितना 1, ये और ये कट गया तो वैल्यू कितनी है 6। तो 6 ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, तो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो वृत्त के कहाँ है डियर स्टूडेंट्स, बाहर है। लेस देन 0 होता तो वृत्त के अंदर होता, इक्वल टू 0 होता तो कहाँ होता, वृत्त पर होता। ये कंडीशन होती है डियर स्टूडेंट जो मैंने आप सभी लोगों को बताया। तो आज के इस लेक्चर में जितने भी टॉपिक आप सभी लोगों को पढ़ाए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं
नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर शेयर कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी लोगों की रेगुलर क्लास शाम को 8 बजे चल रही है। इस टाइम पर आप सभी लोग आकर के क्लास ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें। सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज कराऊंगा और कॉन्सेप्ट बेहद अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप सभी लोग इस लेक्चर को देखने के बाद खुद ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई संदेह बचा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।